आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा आकांक्षा परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि इस आकांक्षा परीक्षा के जरिए झारखंड राज्य के प्रत्येक जिले से 5 विद्यार्थी जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं, 5 को इंजीनियरिंग क्षेत्र में, 5 मेडिकल क्षेत्र में और 5 लॉ क्षेत्र में महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु तैयारी के लिए झारखंड सरकार सभी सुविधाएं प्रदान करती है। जो छात्र इसमें उत्तीर्ण होते हैं और प्रत्येक जिले से 5-5 यानी 5 या 15 एक जिले से होते हैं। तो इसी का जो अभी लास्ट कुछ दिन पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकला था, जो हमारा 28 तारीख को बंद हो गया, 28 फरवरी को समाप्त हो गया। और इसका एग्ज़ाम डेट जैसे ही मैट्रिक का अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है उसके बाद तुरंत ही इसका लिया जाएगा। तो उसी का हम लोग क्वेश्चन आंसर जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसका हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। आज हम लोग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित आकांक्षा परीक्षा को जो लास्ट ईयर यानी 2022 में पूछे गए प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन हम लोग आज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी आधार पर हम लोग इस साल 2023 में होने वाले परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो आकांक्षा परीक्षा है उसमें टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी जिसका क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी ऑप्शन दिया रहता है 4 में से आपको एक सिलेक्शन करना है, ठीक है। और जिसमें से फिजिक्स का आपका हो गया, फिजिक्स का हो जाता है 40 नंबर, केमिस्ट्री हो जाता है आपका वो भी 40 मार्क्स का होता है, और मैथ या बायो जो भी आपका 2 में से एक, उसमें से आपको 40 नंबर का लेना पड़ता है। यानी 3 को आपको 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और मैथ आपको मैथ बायोलॉजी में कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का जो 40 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, और इस साल किस तरह पूछे जा सकते हैं, इन्हीं से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ेंगे। ओम का नियम का निरूपण करने वाला वक्र है, यानी ओम का नियम जो है अगर उसको हम लोग एक ग्राफ में बनाते हैं तो वह किस तरह दिखाएगा, रेखीय दिखाएगा, कोंज फंक्शन दिखाएगा, परवलय दिखाएगा या अति परवलय दिखाएगा। तो हम लोग जानते हैं ग्राफ के द्वारा आप लोग को बताना चाहेंगे हम ग्राफ के जरिए से। ये हमारा देखिए ओम का नियम का एक ग्राफ है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं ओम का नियम में क्या होता है कि उसका जो निकलता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। ये मेन इशू होता है किसका, आपका ओम का नियम का ये फार्मूला आता है, यानी V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। इसी में हम लोग ग्राफ बनाए, देखिए ग्राफ बना हुआ हमारा, यहाँ वोल्टेज है और यहाँ करंट, ये वोल्टेज हो गया आपका और ये करंट हो गया यहाँ पर। तो वोल्टेज देखिए धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, करंट भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा बेसिकली ये आपको, क्योंकि बोला जा रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, तो V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा था। किसका इस तरह ग्राफ कैसे बनेगा, लीनियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 नंबर का रेखीय यानी लीनियर बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात है, यानी जो सर्किट रनिंग में क्लोज है उसी को बंद परिपथ बोलते हैं, यानी कहीं स्विच से काटा नहीं गया, यानी काम कर रहा है। उसमें विद्युत धारा का अनुपात क्या, वोल्टेज तथा विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है, यानी V/I क्या होता है। हम लोग फार्मूला में जानते हैं V/I = R, ठीक है। और जब भी कोई सर्किट चारों तरफ से घूम रहा है उसमें कोई रेजिस्टेंस है तो हमेशा स्थिर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हम लोग कोई लोड के तौर पर प्रयोग करते हैं। जैसे आपका एक बल्ब हो गया या कोई भी चीज़ हो गया आपका, जैसे आयरन हो गया, टीवी हो गया, तो क्या कंटिन्यूसली लगा, उसमें जो रेजिस्टेंस हो
हमेशा रहेगा, तो क्या होगा इसका, स्थिर रहेगा। आर जो हमेशा कांस्टेंट है, हम लोग ओम लॉ में पढ़े हैं कि आर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वोल्टेज तथा विद्युत धारा का अनुपात पूछा था, वोल्टेज तथा विद्युत धारा का अनुपात हम लोग करके इस तरह सॉल्यूशन इसको कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जा प्रकार नहीं है, यानी जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो पहला दिया जनित्र, जनित्र यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर, तो जनरेटर से हमको ऊर्जा मिलता है, तो ये नहीं होगा। सौर कोशिका यानी सौर सेल, हम लोग सौर सेल से देखते हैं सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो इससे भी हमको ऊर्जा मिलता है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा देखते हैं बैटरी, बैटरी से भी हमको ऊर्जा मिलता है, जिससे हम लोग बल्ब वगैरह या कोई भी इन्वर्टर वगैरह चलाते हैं, तो इससे भी हमको मिलता है। तो तीसरा क्या, रियोस्टेट, तो रियोस्टेट आप लोग पढ़े होंगे, रियोस्टेट क्या होता है, एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक होता है, ठीक है ना। जिसको हम लोग वेरिएबल पावर, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल प्रतिरोध जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो ये हमारा नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3, जो 3 एक प्रकार का स्रोत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, इससे पहले थोड़ा मिटा लेते हैं। इसी तरह का रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह बेसिस पे आप तैयारी कीजिए कि जो जो चैप्टर से जिस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आप पढ़िए थोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के मान के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, पैरेलल यानी समांतर में, समांतर में जोड़ने पर क्या होता है, उसका फार्मूला आर इक्वल टू बराबर 1 प्लस R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो भी है आपका उस तरह होगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, R1 की जगह 2 है, R2 की जगह 3 है, तो इस तरह बैठा देंगे तो इसका मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको R इक्वल टू 31/30। आप जोड़ के दिखा देते हैं इसको, अगर बनाना चाहते हैं आप लोग तो बना के दिखा देते हैं, 1 मिनट। अगर आपको सीरीज में इसी तरह रहेगा क्या करें, सीरीज में डायरेक्टली हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको आपको हम बना के दिखाते हैं। क्या है, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 1/R इक्वल, यानी R इक्वल मतलब सभी समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारा हो गया सूत्र। यहाँ बराबर होगा, सॉरी यहाँ बराबर, तो R इक्वल को R डायरेक्टली लिखते हैं, तो R1 क्या हो जाएगा 2 ओम, R2 3 ओम, R3 5 ओम, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। लघुत्तम लेंगे, नीचे क्या आएगा, 5 × 15 दूना 30 आएगा, और नीचे ऊपर में क्या आएगा 15 प्लस 10 प्लस 5, यानी जोड़ेंगे तो 31/30 आएगा, ठीक है ना। तो R बराबर क्या आ जाएगा, R इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, 30/31 इसका सही आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी है वही मेरा सही आंसर इसका होगा। तो इजी से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। खाली ये ध्यान रखना है कि अगर समांतर क्रम में जुड़ा है, जिसको हम इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, तो उसमें हम लोग फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू R1, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह होगा। लेकिन अगर यही समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, बोलो सॉरी श्रेणी क्रम में जुड़ा रह जाएगा तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा, यानी श्रेणी क्रम तो क्या, तो 3 2 5 और 5 10 ओम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा है, इसलिए इसका 30/31 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 5वां नंबर देखते हैं। यहाँ पूछा है द SI यूनिट ऑफ पावर, पावर का SI यूनिट क्या है, यानी शक्ति का SI मात्रक क्या, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। एम्पियर किसका मात्रक है, इसमें हम लोग जाने एम्पियर हमारा करंट का मात्रक है, यानी पूछा जाएगा कि आपको विद्युत धारा का मात्रक क्या, तो एम्पियर। ओम किसका है, प्रतिरोध का मात्रक। जूल किसका है, ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है ना। तो अगर चारों में से कोई पूछे, चारों आप लोग याद रखिएगा, इनमें से कोई भी आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है
विद्युत आवेश की प्रवाह की दर कहलाती है, यानी जो विद्युत बह रहा है उसका दर क्या कहलाता है, उसका दर हमारे लोग को विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कोई एक चालक है, यानी कोई वायर है, ठीक है ना, उसका प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा, आप लोग बता रहे हैं एक सूत्र है, इसके जरिए आप लोग इसका कभी भी निकाल सकते, क्योंकि किसी भी तार का अगर प्रतिरोध निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर नहीं दिया ना, तो आपको दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। तो क्या होता है, कोई भी तार का प्रतिरोध निकालने के लिए, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है ना, आर बराबर रो एल बाय ए, ठीक है ना, जहाँ पर रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी जिसको प्रतिरोधकता बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता, ये जो पदार्थ का बना है उसका फिक्स रहता है। जैसे आयरन का है तो आयरन का विशिष्ट प्रतिरोधकता फिक्स रहेगा। एल क्या है, लेंथ है, जितना लंबा होगा उतना ही रेजिस्टेंस अधिक होगा। और ये क्या है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जितना मोटा, यानी कोई तार बेलनाकार है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वृत्ताकार बनेगा वो कितना चौड़ा है, जितना अधिक चौड़ा रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अगर एल बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एल बढ़ेगा तो आपका आर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, एरिया का, यानी एरिया बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, यानी ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, तो क्या, तो उल्टा क्या हो जा रहा है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन मतलब क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और पूछा जाएगा कि उसका ये क्या है, अनुक्रमानुपाती क्या है, तो लंबाई बोल देंगे। ठीक है ना, तापमान बढ़ने, यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग, इसकी लंबाई का हम लोग देखें एल ऊपर में आ रहा था, यानी एल बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता था, यहाँ पर उल्टा पूछा है व्युत्क्रमानुपाती, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते तीसरा, तापमान का, तापमान हम जान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, अनुप्रास्थ क्षेत्र का छेद का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिया, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है वस्तु के साइज पर, वस्तु की स्थिति पर, वस्तु के आकार पर, वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्र पर। हम लोग जानते हैं, अगर आप उत्तल दर्पण का ये देखे होंगे प्रतिबिंब, तो उसमें वस्तु के साइज पर कोई चीज़ निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, कि वस्तु कितना भी बड़ा है, अगर जगह अगर फोकस पे हो, या फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, या फोकस या फिर आपको ध्रुव के बीच में हो, तो उस पर डिपेंड करता है। क्या होता है, वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, वस्तु कहाँ रखा गया उस पर उसका जो दर्पण का प्रतिबिंब बनता है उसका निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है। आप लोग जहाँ मैग्नीफिसेंट ग्लास देखे होंगे वहाँ पर उसका दिया जाता है, क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए प्लस डी द्वारा, 1+d/f द्वारा, d-f द्वारा, 1+d/f द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रख लेना, 1+d/f द्वारा। ठीक है ना, कोई भी मैग्नीफिसेंट ग्लास है उसका उसके द्वारा दर्शाया जाता है। आप लोग दिखाते हैं फिगर के जरिए, देखिए ये मैग्नीफिसेंस ग्लास है, जिसको हम लोग फार्मूला द्वारा दिया गया m बराबर 1/d/f। इसका अगर विवरण जानना चाहते हैं तो इसको आपको इस इक्वेशन में जाके आप लोग नेट से देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा लंबा है, इसलिए आपको बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग याद रख लीजिए, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। हम लोग जानते हैं मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर तैयार होता है। रेटिना के आगे पीछे रेटिना का सम्मुख, ये सब ध्यान नहीं देना, डायरेक्टली रेटिना पर लिख देना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा है, अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होता है। हम लोग जानते हैं अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को। ठीक है, और अभिसारी उत्तल लेंस को।
तो अब सारे लेंस में जो हमेशा होता है फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। लेकिन अगर उत्तल लेंस की बात है, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, उसमें फोकस दूरी क्या हो जाएगा, हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, खुरदरे सतह पर परावर्तन कहलाता है नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, नियमित अपवर्तन, अनियमित अपवर्तन तो कहलाएगा नहीं, क्या कहलाएगा, अनियमित परावर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे 13 नंबर के, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होता है। अगर कोई भी अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन मानी कोई भी लाइट सघन माध्यम से या विरल माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसको आप लोग अपवर्तन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्या है जो परिवर्तित नहीं होता है, तो हम लोग जानते हैं कि दिशा, दिशा जो है, अगर हम लोग जानते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो वो मुड़ जाती, दिशा उसका चेंज होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चाल, चाल हम लोग जानते हैं कि लाइट का जो चाल होता है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। अगर वो निर्वात में अत्यधिक होगा, अगर कांच में अत्यधिक होगा तो ये भी नहीं होगा, यानी इस ये भी परिवर्तित होता है। यहाँ पूछ रहा है परिवर्तित नहीं होता। अगला है आवृत्ति और दूसरा तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य हमेशा वेवलेंथ चेंज हो जाता है। ठीक है ना, जिस माध्यम में जाएगा उसके अनुसार पर वो सिकुड़ता जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है ना, आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको हम आपको देख के बताएंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हमें हमको है, ठीक है ना, इसलिए आपको हम देख के अगला वीडियो में आपको ज़रूर हम बताएंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है, यानी समकोण जो प्रिज्म होता है बनता है वो वाला, अगर आपको होगा यहाँ पर तो हम आपको दिखा सकते हैं, नहीं है तो समकोण जो प्रिज्म होता है उसमें एक कोण होता है। यहाँ पर कुल मिला के वो बोल ही रहा है कि समकोण प्रिज्म। ठीक है ना, तो उसमें एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है और दो जो कोण होता है उसमें 45 डिग्री का होता है। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री समकोण प्रिज्म का। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है, यानी कोई भी लेंस में जो किरण जाती है वो अपवर्तन के बाद वो कैसे जाती है, मतलब वो मुख्य अक्ष के समांतर जाने लगती है। ठीक है ना, तो किधर से अगर गुजरती वही हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग एक आपको चित्र के क्या बोलते बुक के पैराग्राफ के जरिए आपको समझाना चाहेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखना, क्या है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। किधर होता है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। यहाँ पर मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कुछ भी दिया है तो ये हमको मारना है सही आंसर। ये क्या दिया है, यहाँ पर देखिएगा प्रकाशिक केंद्र द्वारा गलत हो जाएगा, शीर्ष द्वारा गलत, क्रोड द्वारा गलत, क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु, इसको मुख्य फोकस भी बोलते हैं। ठीक है ना, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, यदि किसी लेंस की शक्ति यानी क्षमता 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होता है। हम लोग जानते हैं फार्मूला में P = 1/f, और f क्या होना चाहिए, f मतलब फोकस दूरी, f क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। शक्ति क्या है, 2 डायोप्टर, तो P की जगह हम लोग 2 बैठा देंगे, 2 बराबर क्या हो जाएगा 1/f। ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मीटर। ठीक है ना, तो इसको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे तो 2 - 1 भी लिख सकते हैं मीटर। ठीक है ना, तो 2 - 1 कहाँ पर है, वही आंसर इसका हो जाएगा, यानी 1/2, 1/2 का हम लोग 2 का पावर -1 भी लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिएगा 0.5 मीटर -1, तो ये देखिए उल्टा दिया है तो ये नहीं हो जाएगा, तो ये मेरा सही आंसर है, यानी 1/2। यहाँ पर 0.5 मीटर देता ओनली तो सही आंसर था, लेकिन ऐसा दिया नहीं है तो क्या दिया, माइनस उल्टा दिया, तो
इसको माइनस पावर -1 होगा तो क्या होगा, 2 पावर -1 मतलब 1/2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। क्या दे आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात क्या कहलाता है? न्यूटन का नियम, परावर्तन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, स्नेल का नियम। क्या होता कहलाता है ये? स्नेल का नियम। ठीक है, सही आंसर इसका 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, क्या इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य परावर्तित होती है? क्या कोहरा में नहीं होता, क्योंकि हमारे घर के आसपास देखिए हमेशा कोहरा होता है ठंडी के दिनों में, लेकिन तब इंद्रधनुष नहीं बनता। बादल देखिए आकाश में हमेशा रहता है, फिर भी हमेशा आपको इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा, तो ये गलत आंसर। कुहासा में भी आप लोग घर के सामने सामने ठंडी के दिनों में कुहासा देखते होंगे, तब भी वह नहीं बनता। कब बनता है? लाखों वर्षा बिंदुओं द्वारा, जब बारिश के समय लाखों वर्षा बिंदु जब परावर्तित होकर नीचे से ऊपर जाते हैं तभी बनता है हमारा इंद्रधनुष। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अपवर्तन का एसआई मात्रक क्या है? तो अपवर्तन का एसआई मात्रक कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, इसको याद रखना है। अपवर्तनांक का आपको अपवर्तनांक का एसआई मात्रक आपको क्यों कुछ नहीं होता है वो भी दिखा देंगे। ठीक है ना, अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं उसको? देखिए, अपवर्तनांक का बराबर होता है वायु की प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड जो भी होता होगा, और जिस माध्यम में जा रहा है उसमें प्रकाश की चाल वो भी तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कट के क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा, यानी इसका मात्रा कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग जो अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर, प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अभिलंब के रूप में कांच के स्लैब पर पड़ता है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण होगा। ठीक है ना, यानी जो अपवर्तन कोण इसमें क्या होगा? ठीक है ना, इसमें देखो अभिलंब के रूप में इसमें जा रहा है किरण। ठीक है ना, इस तरह जा रहा है तो इसका क्या होगा? अपवर्तन कोण क्या होगा? 90 डिग्री में है। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा कोण? ये भी 90 डिग्री में होगा, क्योंकि अपवर्तन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना, या अपवर्तन कोण या आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। ठीक है ना, जो भी एंगल से आता है उस एंगल से रिफ्लेक्ट होता है। 90 डिग्री में आ रहा तो 90 डिग्री में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता क्या है? उत्तल लेंस में जानिएगा हम लोग फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका जो शक्ति है वो भी हमेशा प्लस में होगा। तो क्या होता है? P=1/f, और एफ हमेशा क्या होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। कि यहाँ पर क्या दिया? सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर किसको क्या लिख सकते हैं? मीटर में 0.2 लिख सकते। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10, भगा देंगे तो यहाँ 5, तो +5 डायप्टर जो होगा वही सही आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, 4 चित्र दिए, निम्न में से कौन सा चित्र सही है पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा लेंस का कुछ चित्र दिए हुए हैं, जो ये हमारा एक्चुअली उत्तल लेंस है। ठीक है ना, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में क्या होता है? कोई भी किरण अगर आती है मुख्य अक्ष के समांतर तो क्या होता है? वो मिल जाते हैं आपस में। ठीक है ना, तो ये हमारा सही लग रहा है, लेकिन दूसरा देख लेते हैं। ये नहीं, दूर नहीं हटते हैं, दूर नहीं हटता, तो ये नहीं होगा। ये भी देखिए इस तरह अगर आएगा तो इस तरह सीधे पार हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अब क्योंकि इसका विसारी लेंस में कोई भी किरण अगर पैरेलल आ रहा तो आगे जाके फोकस पर कटता है। ठीक है ना,
अतः ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। सबसे पहले हम परिनालिका के बारे में जान लेते हैं। परिनालिका क्या है? एक खोखला ट्यूब होता है, ठीक है ना। इस तरह ट्यूब है, मतलब किसी चीज़ का इंसुलेटर, मतलब यानी कोई सिरामिक वगैरह, उसके ऊपर क्या होता है, तार लपेटा होता है, ठीक है ना। इस तरह का तार लपेटा होता है, ठीक है। और इस पर क्या था, सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने पर क्या होता है, इसमें अंदर में चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। तो वही पूछा, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार के होता है। तो क्या दिया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 शून्य होता है भीतर में। गलत बात, उसमें कुछ ना कुछ होता है। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, ये भी नहीं है। तो इसके सिरों पर जाने पर बढ़ता है, ये भी नहीं है। तो सभी बिंदुओं पर समान होती है। हाँ, इस तरह का अगर आपके पास परिनालिका, इसमें जो जिसको हम लोग विद्युत के द्वारा उसको चुंबकित किया जाता है, तो उसमें सभी बिंदुओं पर समान होगा, ठीक है, उसके भीतर। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर देखेंगे। ट्रैफिक संकेतों में लाल का प्रयोग होता है, कारण क्या है? रक्त का रंग लाल होता है, ये गलत बात है, इसके कारण नहीं होता है। प्राणी लाल रंग को पहचान सकते हैं, ये भी गलत बात है, ठीक है। लाल प्रकाश सबसे कम परिकिरणित होता है, लाल खतरा का संकेत है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, लाल सबसे कम परिकिरणित होता है। परिकिरणित अगर अधिक होता तो कलर हमको आंखों में कम दिखाई देगा, हम दूर से उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन लाल रंग सबसे कम परिकिरणित होता है, जिसके कारण हम लोग दूर से उस कलर को देख सकते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर। इसको हिंदी में देखते हैं हम लोग। मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका यानी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके कारण हम लोग रेगिस्तान पे धूप में हम लोग को पानी दिखाई देता है, यानी आँख का जो धोखा होता है उसको हम लोग मरीचिका बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, केवल प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन का। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन का, ठीक है। तो याद रखना, अपवर्तन भी होता है और कुल आंतरिक परावर्तन भी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण है क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन, यानी जो तारे से जो प्रकाश आता है वो बादलों के विभिन्न माध्यमों में, यानी सघन माध्यम, विरल माध्यम से आते हुए हमारे आँखों तक पहुँचता है, जिसके कारण वो विभिन्न बहुत बार अपवर्तित होता है, जिसके कारण हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। 28 नंबर हमको इसमें मिलेगा। क्या दिया यहाँ पर? अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है। अवतल दर्पण पर दो ही स्थिति में हम लोग को जो होता है वस्तु बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, सीधा बनता है, ठीक, बड़ा दिखाई पड़ता है और सीधा बनता है। कब कब? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या क्या आंसर दिया है यहाँ पर? मुख्य फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच, वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता त्रिज्या के पीछे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। इसका सही आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। आप लोग देख सकते हैं, इसको किताब में आपको मिल जाएगा। 6 चित्र होंगे इसके, 6 में 2 ही जगह पर ये आभासी और ये बनाता हो, कब? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर। दर्पण से आप जितना भी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा। दर्पण का प्रकार होने की संभावना है। देखिए अवतल दर्पण पर अगर हम लोग आगे पीछे होते हैं तो उल्टा और अब सीधा दिखाई देना, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण पर हमेशा क्या होता है, कहीं भी रहिए आपको सीधा दिखाई पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। उत्तल में भी चेंज होने लगता है, ठीक है ना।
समतल है अवतल, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका समतल। इसका अगला आंसर है, एक प्रायोगिक विद्युत मोटर की कुंडली को कहा जाता है, यानी एक विद्युत मोटर है उसको कुंडली को क्या कहते हैं हम लोग? आर्मेचर कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हम लोग देखिए 31 नंबर, प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब भी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता है? क्या होगा इसका? द्रव्यमान, द्रव्यमान उसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। ठीक है, चाल और संवेग, तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप वेग देता तो वेग सही आंसर होता है। और हम लोग पी इक्वल टू संवेग बराबर क्या डालते हैं? एम भी। एम भी मतलब भी वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो इसका संवेग भी चेंज होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग। अगर वेग भी देता तो भी हम लोग सही आंसर बोलते हैं। ठीक है ना, वेग भी होता है इसका, लेकिन चाल दिया इसलिए चाल यहाँ पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की परिघटना है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली के आर पार विद्युत प्रवाहित होने के फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन की प्रक्रिया, तीसरा तीसरा दिया चुंबक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति के लिए कुंडली में विद्युत धारा का उत्पादन, चुंबकीय परिणाम जिसको इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपके पास हम लोग जानते हैं कॉयल है, वायर इस तरह लपेट लीजिए और इसमें चुंबक ले लीजिए आप। ठीक है, और चुंबक इधर से उधर कीजिए तो इसमें कुछ वोल्टेज जनरेट होता है, उसी को हम लोग चुंबकीय प्रेरण की घटना करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना, अपेक्षित गति के कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण क्या है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण क्या है? तो हम लोग जानते हैं जो जनरेटर है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, बाकी गैल्वेनोमीटर मापने का है, एमीटर तो करंट है, और मोटर तो मोटर से विद्युत धारा लेता है, देता नहीं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए नंबर, जनरेटर। ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदू में जनित्र भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लघु पतन के समय परिपथ में धारा बहती है, यानी जब शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत धारा क्या बहेगा उसमें? ठीक है ना, उसमें कैसे बहता है वो देखता है। तो शॉर्ट सर्किट में ज़्यादा हायर करंट बहने लगता है, अत्यधिक बहने लगता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया? 34 नंबर देखेंगे, वास्तविक रूप से घटती नहीं। शॉर्ट सर्किट होते हैं तो आप लोग घर में देखेंगे जब रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट मतलब रेजिस्टेंस लो हो जाना, और रेजिस्टेंस जब लो होगा तो क्या होगा? करंट है हमेशा बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर लो होता, सॉरी रेजिस्टेंस अगर लो हो रहा तो करंट एकदम अचानक बढ़ेगा, और अगर सपोज रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट जीरो हो जाए तो करंट क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा, तो भारी रूप से बढ़ती है। इसी कारण हमारे घर में कभी भी आग लग जाती है। अगर आप शॉर्ट सर्किट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं, उसमें डाला हुआ है। ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दी जाती है, यानी किसी को मायोपिया हो गया है, मायोपिया मतलब जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, यानी निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर को उसको नहीं दिखाई देता है, तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर रहता है हाइपरमेट्रोपिया, तो हम लोग वहाँ पर उत्तल लेंस का लेते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना, जिसको हम लोग दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता था, आप लोग हमेशा इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 6.2 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक में बहुत गण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है
तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा 0.4 एम से बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति क्या है? तो शक्ति इक्वल टू हम लोग जानते हैं P बराबर V इंटू आई। जब V दिया हुआ है 5 वोल्ट, ठीक है, और I कितना दिया हुआ है 0.4, तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20 यानी गुना करेंगे तो 2 वाट कहलाएगा इसका, ठीक है ना। या फिर इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इससे भी आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एक भी दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं लगेगा। 3 चीज़ दिया है इसमें, रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज दिया है और करंट दिया, तीनों में से कोई भी ऑप्शन लेके हम लोग इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर। तापक्रम बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, बढ़ता है। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर चालक है तो बढ़ता है, वहीं पर पूछेगा अर्ध चालक है तो क्या होगा, अर्ध चालक में क्या होगा, प्रतिरोध घटता है, ठीक है ना। तो चालक के बारे में अगर पूछा तो डायरेक्टली घटता ही मार देना, ठीक है ना। लेकिन चालक है यानी कंडक्टर है तो उसमें बढ़ेगा प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होते हैं, क्या होते हैं, अधिक प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध नहीं, कम प्रतिरोध, बराबर प्रतिरोध। अभी हम अपने कुछ देर पहले कुछ क्वेश्चन थे पहले बिफोर में अपने बताए हैं कि अगर लेंथ अगर बड़ा होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, हमेशा बड़ा ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। मोटाई अगर बराबर है, क्रॉस सेक्शन बराबर है, लेंथ ज़्यादा है तो उसका क्या होगा, अधिक प्रतिरोध होगा, ठीक है। और मोटाई के बाद पूछता जिसकी मोटाई अधिक है उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है एसी जनरेटरों द्वारा उत्पादित धारा है, यानी जो जनरेटर है उसमें कैसा धारा मतलब उत्पादित होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर एसी लिख दिया यानी अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती, जो हर बार बदलता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पर पूछता डीसी जनरेटर तो क्या होता है, दिष्ट धारा जिसको बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करंट। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, देखिए इंग्लिश में, अगर हिंदी अगर नहीं समझ में आए कभी क्वेश्चन में तो इंग्लिश एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और हमारा लास्ट फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, क्या दिया है, भू संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती, क्योंकि इसका प्रतिरोध लो होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। इसलिए जो अगर भू संपर्क तार है उसमें क्या होता है, जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं, उसमें क्या है, रेजिस्टेंस हमेशा जीरो रखा जाता है, मतलब लो के बराबर रखा जाता है ताकि कोई भी लीकेज हो तो उसके जरिए करंट बह सके। अगर अधिक प्रतिरोध उससे करंट नहीं बहेगा तो क्या होगा, इसका बहुत कम प्रतिरोध, ठीक है ना। इस तरह हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ें ताकि इस एग्ज़ाम में आप लोग पास कर सकें। अगला वीडियो में हम केमिस्ट्री का, मैथ का और बायोलॉजी का सभी का सॉल्यूशन करके आपको दिखाएंगे जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।